आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अभी तक हमने ना अपनी जो है डाटा साइंस मुकम्मल कर ली है। हमने बेसिक पाइथन सीखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है, उसमें हमने नमपाई पांडास के ज़रिए अपना हमने जो है बेसिकली डाटा प्री प्रोसेसिंग को भी हमने देखा है, वहाँ पे डाटा साइंस जिसको कहा जाता है, और मशीन लर्निंग के मॉडल्स देखे हैं। तो मशीन लर्निंग जितनी आपके सिलेबस के मुताबिक रिक्वायर्ड है वो मैं कवर करवा चुका हूँ, और मज़ीद अगर टाइम मिलेगा आगे जाके तो मज़ीद देख लेंगे उसको। लेकिन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका नाम है NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आजकल जो AI का जो बूम आया हुआ है ना कि हर जगह AI, वो बेसिकली इसकी मरहून मिन्नत है NLP की वजह से। क्यों? क्योंकि चैट बॉट्स बन रहे हैं, चैट बॉट हर जगह, चाहे चैट GPT हो, हर चीज़ में चैट बॉट जो है ना वो इंक्लूड किया जा रहा है। तो चैट बॉट के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए, ठीक है, और बाकी चीज़ें फिर वो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये हम सीख रहे हैं, इस पर हम 2 दिन लगाएंगे क्योंकि आपके आउटलाइन के मुताबिक ऑलमोस्ट 2 डेज ही इस पर हम लगा सकते हैं। तो NLP होती क्या है, इसको समझने से पहले ना हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। अब देखो NLP जहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ तो अपने जहनों में बिठा लो कि किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च किस लैंग्वेज पे कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अभी जो पूरी दुनिया में चैटबॉट्स बन रहे हैं वो तो इंग्लिश में बन रहे हैं। इवन के चैट GPT भी अगर आपने यूज़ किया है उसमें तो आप इंग्लिश में कमांड देते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम भी बेसिकली इंग्लिश को ही लेके चलेंगे। लेकिन इसके अलावा चैटबॉट्स और ज़ुबानों में भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बिठा लो कि नेचुरल लैंग्वेज तो वो एक जर्नल लैंग्वेज की बात कर रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज की बात कर रहा है। अब ह्यूमन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या कोई और ज़ुबान जो बोलते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज जब जहाँ बात स्टार्ट होती है ना लैंग्वेज, तो वहाँ पे एक वर्ड जहन में आता है लिंग्विस्टिक। कि लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है, तो ये अब ज़ाहिर है कहानी बैकग्राउंड कहीं से तो स्टार्ट हुई है ना। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि BS इंग्लिश जो करते हैं ना, मतलब जो इंग्लिश में जो ग्रेजुएशन करते हैं या इंग्लिश लिटरेचर में जो ग्रेजुएशन करते हैं वो ये चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि असल में ताल्लुक तो लिंग्विस्टिक से, लैंग्वेज से ताल्लुक है ना, तो इसलिए। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट यहाँ से करते हैं। NLP का मतलब सबको पता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। उसके बाद एक टर्म आती है लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है? लिंग्विस्टिक 2 लफ्ज़ों का एक मुरक्कब है या कंपाउंड है। एक है लिंगुआ और है आइस्टिक्स। लिंगुआ का मतलब होता है टंग यानी जुबान, और आइस्टिक का मतलब होता है नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन क्या बनेगी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जितने रूल्स, जितने रेगुलेशंस हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हो सकते हैं? इंग्लिश की मिसाल लेते हैं हम। इंग्लिश में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके वर्ब, उसके सेंटेंस, उसकी प्रेपोजिशन, उसकी जनाब आपके जितने भी जो है वो आपके टेंसेस होते हैं, और एक सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं इंग्लिश में। तो वो सारी जो है वो क्या है? उस लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। अब उर्दू की मिसाल लें तो उर्दू में तो जितने भी आपने उर्दू लैंग्वेज में वो इसमें फ़ेल, इसमें मजहूल हाल, वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंटिफिक स्टडी का यहाँ पे क्या मतलब है कि उस लैंग्वेज के, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी उसको बनाने के तरीके कि इंग्लिश जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जा रही है, ठीक है। तो ये समझ आई डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो मैंने यही वो बातें लिखी हुई आगे कि लैंग्वेज की प्रोडक्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन हम करते हैं, उसमें रिसेप्शन, उसको बोलने का तरीका, उसको सुनने का क्या एक रूल है, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, और सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर क्या है। तो ये वही सारी बातें जो प्रेपोजिशन और जितने भी हमारे लैंग्वेज के रूल्स हैं बेसिकली किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं ये। तो ये बेसिकली उसकी एग्जांपल्स हैं। अब वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि नॉट ओनली ऑब्जर्व पर्टिकुलर लैंग्वेज बट ह्यूमन लैंग्वेज इन जनरल। तो NLP डील करती है एक ह्यूमन लैंग्वेज के साथ। अब ह्यूमन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या कह लो कि जो आप जुबान बोलते हो वो भी हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि टारगेट जो रखा जाता है वो सारा हर लैंग्वेज का साइंटिफिक लेवल ढूंढना है, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक की तो डेफिनेशन समझ आ गई। अब लिंग्विस्टिक के कुछ ब्रांचेस हैं या कुछ लेवल्स हैं, उनसे गुजरना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये वो आपके लिंग्विस्टिक के लेवल्स हैं जो जर्नल हैं,
जो हम हर लैंग्वेज के ऊपर पेश कर सकते हैं। चाहे उर्दू लैंग्वेज की मिसाल अगर हम लें तो उर्दू लैंग्वेज में भी हम ये सारे लेवल्स या फिर ये कह लो कि ये सारे जो टाइप्स हैं आपकी, उनको पेश किया जा सकता है। जैसे पहले साउंड, किसी भी लैंग्वेज का कोई साउंड होता है, ठीक है, वो कैसे आपको सुनाई देती है या आप उसको कैसे बोलते हो, तो उसमें क्या आता है, फोनेटिक्स, एक वर्ड आता है फोनेटिक्स, और एक आता है फोनोलॉजी। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं बेसिकली साउंड से ताल्लुक रखते हैं। दोनों को क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इंग्लिश की मिसाल ले रहे हैं यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट, ए। अब किसने बताया कि ए को ए बोलना है, बी सी डी ई को ई कैसे बोलना है? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फोनेटिक्स में। और फोनेटिक्स क्या है? साउंड। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि इसको बोलना कैसे, ए बी सी। और फोनोलॉजी क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास बी आपको पढ़ना आ गया फोनेटिक्स में, ए पढ़ना आ गया, टी पढ़ना आ गया। अब बी ए टी बैट और टी ए बी टैब, तीन वर्ड्स को यूज करके हमने मुख्तलिफ क्या बना लिए, वर्ड्स बना लिए, बैट, टैब। तो अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनसे फिर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के जरिए मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें लाई करती हैं इज द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी। मिलते जुलते वर्ड है। फोनेटिक्स होता है बेसिकली एक स्पेसिफिक अल्फाबेट, कि उसका अल्फाबेट हरूफ तहज्जी अगर उर्दू की बात करें तो वो कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ए बी सी डी। और अगर इन अल्फाबेट्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया जाता है तो उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, टी ए बी टैब बैट। अब ये तीन वर्ड थे, लेकिन इससे और भी सारे बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन के वो साउंड कैसे करेंगे, दैट स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया साउंड से ताल्लुक। अब होता है स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। सिंटैक्स तो अब सीएस के लोगों को पता होता है सिंटैक्स क्या होता है, यानी किसी को लिखने का तरीका, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड्स क्या हो सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वर्ड है डॉग, अगर मैं उसके आगे एस लगा दूं यानी उसका सफिक्स लगा दूं, दो ही वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी अगर पहले लगाया जाए तो प्रीफिक्स होगा, अगर बाद में लगाया जाए सफिक्स होगा। डॉग के आगे एस लगा दूं तो वो डॉग्स बन जाएगा, यानी उसकी जमा, ठीक है। तो ये इस तरह की सारी आपकी स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर, वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। छोटी छोटी डेफिनेशंस कह लो आप इनको। और सिंटैक्स तो बेसिकली अगर मैं सीएस की जुबान में बात करूं, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आपका बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है ना, उसको लिखने का मेथड, तरीका, डिफॉल्ट मेथड। तो सिंपल वही बात की उसने, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर रख दिया जाता है, उसको कहा जाता है सिंटैक्स, ठीक हो गया। और ये दोनों चीजें किस में लाई करती हैं? स्ट्रक्चर में लाई करती हैं। अब तीसरी चीज होती है मीनिंग। हमारे पास उसको बोलने का तरीका आ गया, किसी लैंग्वेज को, उसको लिखने का तरीका आ गया। अब उसका मतलब क्या है? मतलब में दो चीजें आती हैं, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, और ये भी कुछ इससे मिलता जुलता है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। इसकी मिसाल समझाता हूँ। परेड होती है, ठीक है, सोल्जर्स की, और या फिर वो किसी को खराज तहसीन पेश करते हैं, तो वो सारे सोल्जर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और उनका जो कमांडर होता है वो कहता है फायर, यानी 21 तोपों की सलामी जो दी जा रही होती है, ठीक है। अब इस फायर का मतलब है कि आपने फायर करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आग लग गई भागो 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 भागो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इस बात के दो मतलब है कि वो कहना क्या चाह रहा है, फायर किया जाए। एक फायर का मतलब होता है आग लग गई भाग जाओ। तो इस तरह के जब मल्टीपल, उसकी मीनिंग क्या लेनी है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग लेनी है? मिसाल के तौर पे एक मीनिंग है कि उस्मान के पास एक डॉग है, ठीक है, वो डॉग को वॉक पे ले जाता है, ये बात समझ आती है। अब इसको मैं उल्टा कर दूं कि डॉग उस्मान को वॉक पे ले गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, अंडरस्टूड नहीं है ना। तो ये चीजें जो है ना सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स में आती है, ठीक है, कि आपने उस सेंटेंस को बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसका मतलब क्या है, ठीक है। फायर उसने बोला, इसका मतलब है सलामी देनी है अगले बंदे को, आग नहीं लगी है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और वो डॉग वाली मिसाल की, वो डॉग को वॉक पे ले गया है कि ना कि बंदा डॉग बंदे को वॉक पे ले गया है। तो ये उसकी मीनिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स। तो ये समझ आया कि लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक, ये जर्नल है, ये किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं। आप इन सारे लेवल्स को एक इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, उर्दू पे अप्लाई कर सकते हो, इवन कि सी प्लस प्लस पे अप्लाई कर सकते हो। लेवल्स, ये बेसिक लेवल्स ये सारे रहेंगे आपके। फिर आगे सैचुरेशन होती है कि किस तरह से वो चीजें चल रही हैं। ये समझ आया यहाँ तक आगे? अच्छा,
अब यहाँ पे तो एनएलपी की तो बात ही नहीं की हमने, हम तो लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं। तो अगला है कि बट व्हाट इज एनएलपी, एनएलपी क्या है? तो छोटी सी डेफिनेशन है कि इट इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक की ही एक फील्ड है क्या, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड एआई कंसर्न विद द इंटरेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे एक रोबोट है, ठीक है, रोबोट कैसे बात कर रहा है, प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, उसको समझ कैसे आ रही है। मैंने वही मिसाल दी ना कि रोबोट्स आर नॉट ह्यूमन, इंसान नहीं होते वो। हाउ दे साउंड, साउंड कैसे कर रहे हैं, एंड सीम सो ह्यूमन लाइक, इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं वो भी। हाउ दे रिस्पॉन्ड, कि वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, उनको हमारी बात समझ कैसे आ रही है, साउंड कैसे कर रहे हैं, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं। दिस इज द सारा जो है ना, ये जितना भी जादू है ये एनएलपी का है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनएलपी, ठीक है। अब अगर हम इसी डेफिनेशन को एक डायग्राम में बनाना चाहें तो ये डायग्राम तो हमने पढ़ी कि एआई का सबसेट, एमएल जो है वो एआई का सबसेट है, डीप लर्निंग एमएल का सबसेट है। तो एनएलपी कहाँ लाई करता है? अगर मैं कहूँ कि एक सीएस की हमारे पास सेट है, एक सेट हमारे पास एचएल यानी ह्यूमन लैंग्वेज का है, तो इन सब का एक कॉमन सबसेट जो है ना वो एक बना सकते हैं हम, जिसको हम एनएलपी बोल सकते हैं। क्योंकि एनएलपी क्या कर रहा है, डेफिनेशन के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और एआई को जोड़ता है इंटरेक्ट करने के लिए कि ह्यूमन और इंसान आपस में कैसे बात कर रहे हैं। या अगर हमने एक रोबोट बनाना है, एक रोबोट को इंसान की जुबान समझानी है, तो वो हम सबसे पहले जो रूल यूज करेंगे वो एनएलपी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या है, एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक की, और लिंग्विस्टिक हर किसी भी जुबान की एक समझ लो इनिशियल एक स्टेज होती है, ठीक है, कि भाई ये इनिशियल स्टेज है। हम यही सीखते हैं ना, हम C++ सीखते हैं, क्या सीखते हैं? सबसे पहले हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हर चीज़ का सिंटैक्स देखते हैं कि इसका ये सिंटैक्स है, इसका ये सिंटैक्स है, वो सारा स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर आगे जाके फिर उसमें कुछ मजीद जो है आपके पास डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वो डाटा स्ट्रक्चर जो है आप कह सकते हो कि एक तरह से मीनिंग में फॉल कर रहा हो। तो किसी भी लैंग्वेज की बात की जाए, चाहे वो इंसान की ज़ुबान हो या कंप्यूटर की ज़ुबान हो, तो उसका एक क्या होता है, एक बेसिक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये समझ आया, एनएलपी का आइडिया क्लियर हुआ कि एनएलपी बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। रोबोट्स को इंसानों के साथ जोड़ रही है और रोबोट्स को ट्रेन भी कर रही है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई की बात आ गई है और ये बेसिकली इसके अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग भी यूज़ हो सकती है, डीप लर्निंग भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इब्तदा हम कहाँ से लेंगे? लिंग्विस्टिक से लेंगे। यानी हमारे पास कोई एक ज़ुबान होगी, उस ज़ुबान को हम लेके चलेंगे, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वन बाय वन समझाएंगे, किसको? रोबोट्स को, या अगर चैटबॉट्स की बात की जाए तो चैटबॉट्स को, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं आज के दौर में जो आपकी एनएलपी है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। स्पेल चेकिंग, यानी अगर आप वर्ड में जब कोई गलत स्पेलिंग लिख देते हो नीचे रेड लाइन आ जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, यानी फर्ज करो कि आपके पास OCR आप यूज़ कर रहे होते हो या बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे होते हो जिसमें से आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वहाँ पे एनएलपी का यूज़ हो रहा है। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस यानी बंदा हैप्पी है, सैड है, उदास है, डिप्रेशन में गया हुआ है, तो वो बेसिकली क्या करता है, इंसान से बातचीत करके उसका सेंटीमेंट एनालिसिस निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पे भी एनएलपी यूज़ हो रही है। चैटबॉट तो सबको पता ही है आज के दौर में चैटबॉट क्या होते हैं, क्योंकि चैटबॉट में हम क्या कर रहे होते हैं, वन बाय वन चैटिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो चैटबॉट तो ऑब्वियसली इसका हिस्सा है एप्लीकेशन। कीवर्ड सर्च, यानी हमने कोई कीवर्ड सर्च करना है, अक्सर गूगल पे हम ये काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एनएलपी यूज़ हो रही है। स्पीच रिकॉग्निशन, मिसाल के तौर पे हम बाहर मुल्क में जाते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल की बात करें, मोबाइल में आपके पास गूगल असिस्टेंट है, या फिर अगर सिरी है, या 2-3 हमारे पास कोर्टाना है, इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई है, हम उसको वॉइस में कुछ कहते हैं और वो हमारी बात समझ लेता है। क्यों, कैसे समझ लेता है भाई? एनएलपी की वजह से समझ लेता है, क्योंकि हमने उसके सिस्टम में वो सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि इस तरह से बात करता है अगर इंसान। जैसे कि सबसे कॉमन मिसाल है ना आज के दौर में इसकी है एलेक्सा। एलेक्सा बनाया गूगल ने, ठीक है। वो एक जस्ट डिवाइस है छोटी सी, एक आपके पास समझ लो स्पीकर टाइप डिवाइस होती है, उसको हम ऑन करते हैं और अब उसमें तो उर्दू की इंटीग्रेशन भी आ गई है और काफ़ी ज़ुबानों की इंटीग्रेशन आ गई है। यानी वो एक क्या है, आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगा और आप जस्ट उसको बोलोगे ना कि हाँ जी के ये चीज़ आपको सर्च करके दे दे कि आज का वेदर का क्या टेम्परेचर है, वो आप उसको उर्दू में ही बोलोगे, वो समझ जाएगा, बता देगा कि आज का वेदर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसका थोड़ा सा आइडिया लेना है ना तो यूट्यूब पे जाके लिखना एलेक्सा रिव्यू, तो वो एलेक्सा किस तरह से काम कर रहा होता है वो आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा NER, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये होता है बेसिकली गूगल पे जाके लिखते हो आप, लेट्स से आप लिखते हो इमरान खान, अब गूगल को कैसे पता है इमरान खान कौन है?
तो वो एक क्या है, पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी, मूवी लिखते हो, टाइटैनिक मूवी है, ठीक है, तो मूवी उसको क्या पता, कैसे पता टाइटैनिक एक मूवी है? तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक स्पेशल पार्ट में नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में शामिल है, कि आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हो जहाँ पे उसको जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और फेमस मूवीज़ वगैरह हैं, कार्टून्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनका सबका पता है। तो वो सारी चीज़ें किस में लाई करती हैं? आपकी नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अब ये तो एक ओवरव्यू हो गया हमारे पास। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे डाटा साइंस की हमने बात की थी, तो डाटा साइंस में हमने नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ किया था, ठीक है, पांडास भी यूज़ होती है उसमें। डाटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास मैटप्लॉटली भी यूज़ होती है, या सीबॉन। हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है, मशीन लर्निंग में हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर लेते? साइकिट लर्न यूज़ कर रहे थे। अब इस तरह से इसके लिए भी कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद है पाइथन में। मैं किसी और लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पाइथन को लेके चल रहे हैं। तो पाइथन में टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास NLTK एक लाइब्रेरी है, जैसे साइकिट लर्न थी, ये यूज़ होती है। स्पेसी ये भी यूज़ होती है, टेक्स्ट ब्लॉब और जैनिज्म, ठीक है। हर लाइब्रेरी में कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, किसी में फीचर्स कम हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके वो NLTK, ठीक है, यानी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट इसका पूरा नाम है, ठीक है। और लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी पाइथन की है, ऐसा नहीं है ये कहीं और यूज़ होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्यों चूज़ किया कि इसमें एक तो आपको ना समझना आसान हो जाएगा, दूसरा ये कि इसमें फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है, बाकियों से। और बाकी हो सकता है कि स्पेसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हों अब जाके। तो अब हम जो यूज़ करेंगे वो NLTK यूज़ करेंगे, लेकिन बाकियों का पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज NLP में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं NLTK की। NLTK यानी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि NLP के लिए यूज़ होती है, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अच्छा ये किस लिए यूज़ होगी? एजुकेशन पर्पस हो गया, रिसर्च लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, हमारा जो टारगेट है ना, हमने कोडिंग क्या करनी है इसमें NLP में, हमारा टारगेट ये है कि हम क्या करेंगे, एक डाटा सेट उठाएंगे, डाटा सेट को हम क्या करेंगे, उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे, यानी जितने भी हमारे ये इन सब चीज़ों को नापने के जो पैमाने हैं ना, उनको हमने देखना है यूजिंग NLTK। एंड और ये जो चीज़ है वो फॉल करेगी आपकी डाटा प्री प्रोसेसिंग में, इसको कह सकते हो। लेकिन हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे इस चीज़ में। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं NLP डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात करूँ तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ उसके समझ लो कि रूल्स हैं, या कुछ कह लो कि उसके उन्होंने फार्मूले बनाए हैं। तो सबसे पहला है सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंट, अब डाटा सेट यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने डाटा सेट की बात की कि हम एक डाटा सेट लेंगे, जैसे हम मशीन लर्निंग में करते रहे हैं। यहाँ पे डाटा सेट होगा आपका कोई नॉवल, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई आपकी जो आपको रात के टाइम कोई दादी अम्मा कहानी नहीं सुना रही होती, बेसिकली वो हमारा एक डाटा सेट होगा, वो हमने यहाँ पे चूज़ करेंगे और उसके ऊपर NLP लगा के अपनी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, यानी आसान से अल्फाज में डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, ठीक है। अब वो करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहला है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? एक आपके पास छोटा सा कह लो कि पैराग्राफ कह लो, लाइन कह लो, क्रिकेट वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड। क्रिकेट जो है वो इन्वेंट हुई थी कहाँ पे? इंग्लैंड में, सपोजली बाय शेफर्ड्स, जो गडरिये होते थे, उन्होंने इनको इजाद किया था। अब ये दो जुमले हैं, इन दोनों जुमलों को मैंने अगर अलग अलग करना है ना, मिसाल के तौर पे एक जुमला ये है आपके पास, क्रिकेट वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, और दूसरा ये है कि सपोजली बाय शेफर्ड्स, ठीक है। तो किसी भी आपके पास कहानी में, किसी भी स्टोरी में या किसी नॉवल में आपने जब सेंटेंसेस को अलग करना है ना, तो दैट्स कॉल्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास कॉन्सेप्ट आता है टोकनाइजिंग। टोकनाइजिंग भी सेम ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, क्या चीज़? फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को या उस नॉवल को या उस स्टोरी को आपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है, और हर वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? एक टोकन कहलाएगा, ठीक है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड टोकनाइजिंग, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? देखो, अब यही आपके पास एक सेंटेंस है, क्रिकेट वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड। इसमें स्टॉप वर्ड्स होंगे जो आपकी मेन चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी
इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, इन हो गया। जो आपके जो दो वर्ड्स है ना, मेन वर्ड्स नाउन और वर्ब्स की बात कर रहे हैं, उनको जब ऐड कर रहे हैं, उनको आपस में एक उनके दरमियान ताल्लुक कायम कर रहे हैं, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड स्टॉप वर्ड। जैसे क्रिकेट वॉज इन्वेंटेड, तो ये वॉज और इन जो है, जो क्रिकेट इन्वेंटेड और इंग्लैंड के दरमियान एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये जो वर्ड है वॉज और इन, दैट थिंग इज कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये आइडिया? अच्छा, उसके बाद है स्टेमिंग। स्टेमिंग का ताल्लुक भी प्रीफिक्सेस और सफिक्स से। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको मिसाल दी डॉग और डॉग्स की, तो वो एस जो है बेसिकली क्या है, दैट्स कॉल्ड स्टेमिंग। अब यहाँ पे हमने मिसाल ली कि स्किप स्किप स्किप। अब स्किप के आगे अगर आईएनजी लगा दें, ठीक है, स्किपिंग हो जाएगी स्किप्स और स्किप्ड। ये आपने अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे या अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आइडिया होगा। टेंसेस मैं यहाँ नहीं पढ़ाने लगा क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि आप 12वीं पास पढ़ करके आए हो या अगर आप बीएससी कर रहे हो तो वो आपको आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनएलपी सीखनी है ना, तो एनएलपी सीखने के लिए किसी भी आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको उबूर होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसलिए मैंने इंग्लिश को चूज़ किया है यहाँ पे कि मैं ये समझता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह का आइडिया है। तो ये जो दैट थिंग इज कॉल्ड, कि ये जो आपके पास आईएनजी लग रहा है, एस लग रहा है और ईडी लग रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड स्टेमिंग। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज है लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन का ताल्लुक जेंडर से है। ठीक है, कि इज, एम, आर, ही, शी जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, हर, हिज, वॉज, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, लेमेटाइजेशन में आती हैं। और जो दैट पर्टिकुलर आपका जो वर्ड है वो कहलाता है लेमा। ठीक है, या लेमेटाइजेशन कह लो। और अगर एक वर्ड की बात की जाए, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एम क्या है, एम इज द लेमा, तो वहीं से निकाला है इन्होंने। ठीक है, तो ये लेमेटाइजेशन क्या होती है, इसका ताल्लुक किसी जेंडर से बेसिकली। ये समझ आया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्पीच टैगिंग। कि क्रिकेट क्या है, एक नाउन है, वॉस क्या है, एक वर्ब है, इन्वेंटेड भी एक वर्ब है, पर इन क्या है, ये एक प्रपोजिशन है। ठीक है, और इंग्लैंड क्या है, वो जस्ट एक नेम है, या उसको नाउन भी कह सकते हो या जस्ट वो एक नाम है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्पीच टैगिंग। और अब अगली चीज़ है NER, जो मैंने यहाँ बात की थी, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। उसका आइडिया मैंने यही दे दिया था। होता क्या है, यानी आपके पास एक कोई मूवी आ रही है, उसका कोई फेमस मूवी है, उसका नाम है, तो उसको एसोसिएट कर देना। और एक्टर है, जैसे कि इमरान खान है मिसाल के तौर पे, अगर उसकी फेमस पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो एक नेम है, उसकी हमने क्या कर दिया, उसकी नेम एंटिटी बना दी ताकि वो रिकॉग्नाइज हो सके। क्या मतलब है इसका, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, कि वो अब एक क्या है, इमरान खान क्या है, बेसिकली आपका एक सुपर हीरो कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो बेसिकली एक नेम एंटिटी है जो कि रिकॉग्नाइज फॉर्म में है। हमने ये बता दिया AI NLP को। तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं, NER, यानी नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। समझ आई ये सारी चीज़ें? अच्छा, अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक बेसिकली होता यही है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको कोडिंग की फॉर्म में लेके आएँ। तो कोडिंग के लिए जैसे मैंने बताया, डाटा सेट मैंने यूज़ करना है। तो डाटा सेट के लिए एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, रोमांटिक लव स्टोरी है, उसका नाम है आई कांट बिलीव यू आर माइन। ठीक है, ये मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और ये एक छोटी सी ना एक स्टोरी है। ठीक है, ये मैंने खुद नहीं लिखी, ये मैंने नेट से उठाई है। और वो जो फाइल है, वो फाइल है मेरी टेक्स्ट फॉर्म में, PDF फॉर्म में भी हो सकती है आपके पास। मैंने जो फॉर्मेट चूज़ किया है वो है .txt। ठीक है, क्योंकि TXT को इसमें एनालाइज करना आसान हो जाता है, PDF भी हो जाती है वैसे तो, लेकिन मैंने ये फाइल उठाई है नेट से। और ये नॉवल है, या नॉवल कह लो या एक छोटी सी स्टोरी कह लो। तो अब सबसे पहले क्या होगा, इस स्टोरी को मैंने अपने पाइथन के कोड में लेके आना है, यानी रीड करना है। तो मैं क्या करूँगा, TF एक मैंने बनाया वेरिएबल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल या पूरा नाम भी लिख सकते हो आप। ओपन कर दिया। सबसे पहले तो इस फाइल को इंपोर्ट करना है ना, जैसे डाटा सेट को इंपोर्ट किया जाता है। तो मैंने इस स्टोरी का नाम लिख दिया, आगे उसकी एक्सटेंशन लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, जैसे CSV फाइल आप इंपोर्ट करते हो सेम। अच्छा, इसके लिए कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन का जनरल रूल है। ठीक है, तो एक बनाया वेरिएबल, ओपन किया और उस फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गई। अब उसको रीड करना है, तो उसके लिए मैं एक और बनाऊंगा वेरिएबल, और इस चीज़ को यहाँ पर .read के साथ लिख दूँगा, और आगे क्या हो जाएगा, आपकी एम्प्टी ब्रैकेट। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको अगर रीड करना है तो मैं कह दूंगा प्रिंट कर दे इस T को, यानी टेक्स्ट को, तो वो प्रिंट कर देगा, आपकी पूरी स्टोरी आपके पाइथन की आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, और आप चेक करना चाहते हो कि उस टेक्स्ट फाइल का
टाइप किया है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर तो उसमें कोई हो सकता है कि कोई आपके पास इंटीजर वैल्यू हो तो वो बता देगा भाई हाँ जी इतनी इंटीजर है इतनी स्ट्रिंग है, लेकिन अभी ये जो कहानी हमारे पास है इस कहानी में सारे इंग्लिश के अल्फाज हैं, तो उसने कह दिया कि ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ये समझ आया? ठीक है। उसके बाद लेंथ चेक करनी है कि कितने हैं अल्फाज, अल्फाज तो हैं कितने हैं, तो हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे LEN और वो T जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल, तो बता देगा कि आपकी इस कहानी में 1311 अल्फाज हैं। ठीक है। और उसके बाद अब शुरू होती है आपकी NLP। यहाँ तक समझ आ गया? हम इंपोर्ट करेंगे NLTK। अगर इंपोर्ट ना हो तो पिप इंस्टॉल NLTK कर लेना, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा के अगर आपने किया है तो वहाँ पे होगी ये चीज़। तो इंपोर्ट NLTK करोगे। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इस कहानी की टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मैंने समझाई थी क्या होती है, वर्ड्स को अलग अलग करना। ठीक है। अब वर्ड्स को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम NLTK इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज, और अगली लाइब्रेरी है फ्रॉम NLTK इंपोर्ट सेंटेंस टोकनाइज। हम ये दोनों काम करने लगे। ठीक है। तो इसको ये भी एक तरह की टोकनाइजेशन ही है लेकिन सेंटेंस की फॉर्म में, जिसको हमने सेगमेंटेशन कहा है। ठीक है। लेकिन वो सेंटेंस की फॉर्म में और ये किस फॉर्म में है, वर्ड की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, NLTK से वर्ड टोकनाइजेशन ले ली और एक NLTK से ही हमने सेंटेंस टोकनाइजेशन ले ली। हमारी कहानी क्या है, यही वाली। ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा। अगला स्टेप हमारे पास है, हमने क्या करना है, अब ये चीज़ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके कोड में डाउनलोड नहीं है, तो आप क्या करोगे, NLTK डॉट डाउनलोड आगे ब्रैकेट में लिख दोगे PUNTK। ठीक है। उसकी एक किट होती है, वो आपने डाउनलोड करनी है। ये आप वहाँ पे जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है आप डायरेक्ट अपने जुपिटर नोटबुक में लिखोगे तो वहीं से डाउनलोड हो जाएगी। और आप जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास ट्रू का ऑप्शन आ जाएगा। जब ट्रू लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना ये डाउनलोड हो गई है। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक बनाओगे वेरिएबल S, या सेंटेंस भी लिख सकते हो, S इज इक्वल टू सेंट टोकनाइज। क्या है, ये वही है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सेंटेंस टोकनाइजेशन करने के बाद इसकी लेंथ चेक कर सकते हो आप कि उसने टोकनाइजेशन की है, कितने आपके पास सेंटेंसेस बने। 24 सेंटेंसेस हैं इस कहानी में। ठीक है। और उसके बाद आप उन सेंटेंसेस को प्रिंट भी कर सकते हो, वो अलग अलग बता देगा आपको, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इन शॉर्ट ये काम हुआ है हमारा। ठीक है। उसके बाद वर्ड टोकनाइजेशन का भी सेम तरीका है, W इज इक्वल टू वर्ड टोकनाइज। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ ली थी। और आगे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या है, ये वाला जो मैंने फाइल रीड की थी। और उसके बाद उसकी लेंथ चेक कर सकता हूँ, तो यहाँ बता देगा इतने आपके पास वर्ड्स हैं। और उन वर्ड्स को अगर आपने जो है वो प्रिंट करना है तो प्रिंट करके भी दिखा देगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास सेंटेंस टोकनाइजेशन हो गई और वर्ड टोकनाइजेशन हो गई। और उसके बाद अब क्या करने लगे हैं, हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने लगे हैं कि इस वर्ड्स की कितनी क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि यानी कितनी दफ़ा वो एक वर्ड कितनी दफ़ा आया, आई। एक कहानी में आई कितनी बार आया है, एक कहानी में मी कितनी बार आया है, यानी पर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं हम। तो हम ये देख सकते हैं फ्रॉम NLTK इंपोर्ट FREQDIST। ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट, और आगे वर्ड को पास कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि वर्ड्स में देखना चाहते हैं ना हम। तो उसके बाद हमने क्या, एक एट्रीब्यूट है मोस्ट कॉमन। पहले 10 मोस्ट कॉमन बता दे, सारे ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, 12 13 के कितनी आपने देखनी है। तो बता देगा कि आई जो है इस कहानी में 17 बार आया है, शी जो है इस कहानी में 8 बार आया, और जितने भी आपके फर्स्ट 10 जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम कर रहे हैं NLP की डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। तो ये आप परेशान ना होना ये अचानक से क्या हो गया है, बिल्कुल हम जो है 180 डिग्री हट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बेसिकली डाटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं लेकिन NLP के रिस्पेक्ट से। तो अब फर्ज करो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई पर वर्ड, कि हर वर्ड कहानी में कितनी बार आया है, तो उसको प्लॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्लॉटिंग में बातें ज़्यादा समझ आती हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसी चीज़ को प्लॉट कर देंगे। तो वो आपको प्लॉट दे देगा कि ये वर्ड इतनी बार आया तो सबसे ऊपर है, फिर इतनी बार आया, इतनी बार आया, इतनी बार आया। ठीक है। एक प्लॉट आ जाएगा आपके सामने। तो ये चीज़ हो गई है। अब अगला हमारा काम है कि हमने पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव करना है कहानी से। देखो, जब भी रोबोट्स हो गया या चैट बॉट्स को बातें समझानी होती है ना, तो हम जैसे माँ जो है अपने छोटे बच्चे को क्या करती है, छोटे छोटे निवाले बना के दे रही होती है कि हाँ जी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब वो अगर पैदा होते ही वो सारी चीज़ें इनटेक करना शुरू कर देगा तो वो तो उसको उल्टी आ जाएगी या उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है।
तो क्या होता है इनिशियल स्टेज पे, इब्तदाई स्टेज में क्या होता है कि हर चीज़ लुकमा बाय लुकमा उसको चीज़ें देनी होती हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एनएलपी की शुरुआत है, तो हम हर चीज़ जो है उसको छोटी छोटे बातों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एनएलपी, डाटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उस कहानी में से हमने पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव करना है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, ये सारी चीज़ें होती हैं पंक्चुएशन मार्क्स। हमने क्या करना है, अपनी कहानी में से पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। अब लिस्ट पढ़ाई हुई है, एम्प्टी लिस्ट भी पढ़ाई हुई है आपको। एम्प्टी लिस्ट बना लिया, उसका मैंने एक नाम दे दिया वर्ड नो पंक्चुएशन, या पूरा नाम भी दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और एक फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि वन बाय वन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप में आई हमारे पास एक बनाया वेरिएबल, और वर्ड क्या है, ये वर्ड्स में से क्या करना है, हमने पंक्चुएशन मार्क्स निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फॉर आई इज अल्फा, अल्फाबेट्स को देखेगा और क्या कर देगा, सारी वैल्यूज को अपेंड कर देगा लोअर फॉर्म में। ये तो लोअर हमने खुद ही किया है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे। लोअर का क्या मतलब है, अपर केस और लोअर केस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स को क्या करेगा, अल्फाबेट्स की फॉर्म में, और वहां पे उसको अपेंड कर देगा। अपेंड का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे वर्ड्स को बाद में जोड़ भी दे। पंक्चुएशन मार्क्स निकालने के बाद हर वर्ड को जोड़ दे और एक सिंगल अरे की फॉर्म में मुझे दिखाए। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ये तो खैर जस्ट मैंने एक लाइन हैंडल करने के लिए किया है। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरे पंक्चुएशन मार्क्स निकलने के बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स बचे हैं उनकी लेंथ भी बता दे कि मैंने पंक्चुएशन मार्क्स निकाल दिए, मुझे प्रिंट करके दे अपेंड करके। और उसके बाद जब सारे पंक्चुएशन मार्क्स निकल गए तो फिर वर्ड्स की लेंथ कितनी बच जाती है बाकी। तो दैट थिंग इज कॉल्ड वर्ड नो पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, यानी अरे जनरेट हो जाएगी, और उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे। क्या यार देखो, मैं वही बात कर रहा था ना कि जब आप चैटबॉट बनाते हो या फिर एक रोबोट बनाते हो, तो आपने उस रोबोट को या उस चैटबॉट को हर चीज़ समझानी है कि ये इंग्लिश ज़ुबान में अगर आपसे कोई बात करता है ना, अगर वो कोई कॉमा डाल देता है, कॉमा नहीं भी डालता, तो इसका मतलब, जैसे चैट जीपीटी अगर आपने यूज़ किया है ना, तो उसमें अगर आपकी अक्सर गलतियाँ भी हो जाए ना, वो बात समझ जाता है आपकी। ठीक है, वो यही वजह होती है कि हमने उसको हर चीज़ घोल के पिलाई हुई है अलग अलग करके उस जुबान की, स्पेसिफिक जुबान की। डाटा सेट होगा, हर चीज़ होगी, दूसरा वाला भी होगा कि विदाउट ये होगा, उसको उसके पास पूरी इंग्लिश जुबान की डिटेल नो हाउ है। अगर कोई बंदा कोई एक वर्ड छोड़ भी देता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, कॉमे नहीं डालता अपनी बात के दरमियान, तो उसको समझ आ जाती है। नहीं तो फिर अगर आप फर्ज करो ये सारी मिस्टेक्स करो तो उसको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कॉमा क्या है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आता है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आता है, कांट में अपॉस्ट्रोफी आता है, क्यों आ रहा है, उसको समझाया गया पहले। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद स्टॉप वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे आपको, जो दो आपके वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे वाज, इन, द, एम, एन, ये सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं। अब इन स्टॉप वर्ड्स को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप वर्ड्स की आपके पास लाइब्रेरी होगी फ्रॉम nltk.corps, कॉर्पस एक मॉड्यूल है, उसके अंदर स्टॉप वर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो आपने इंपोर्ट करनी है। अब ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोड नहीं होती, इसको भी डाउनलोड करोगे nltk.download और आगे ब्रैकेट में स्टॉप वर्ड्स सिंगल कॉमा के साथ लिखोगे तो वहीं पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, आपके पास क्या होगा, ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक बनाओ वेरिएबल, उसमें डालो स्टॉप वर्ड्स को, और आगे चेक करोगे पहले इंग्लिश के कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इंग्लिश की बात हो रही है ना। अभी हम इस कहानी को लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के स्टॉप वर्ड जितने भी होते हैं वो मुझे बताए। तो वो क्या करेगा, इंग्लिश के स्टॉप वर्ड सारे आपको प्रिंट करके दे देगा, आई से स्टार्ट होगा, और जितने भी स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश में पाए जाते हैं वो सारे आपको एक अरे की फॉर्म में दे देगा। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस डाटा सेट में से जो हमने कहानी ली है, इस कहानी में से हमने स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे एम्प्टी लिस्ट, उस एम्प्टी लिस्ट का नाम मैंने रख दिया क्लीन वर्ड्स के नाम से, और अगेन फॉर लूप लगाया। और फॉर लूप में ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या किया, सेंटेंस बनाए, उसके बाद किया वर्ड्स बनाए, उसमें क्या किया, पंक्चुएशन निकाल दी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से स्टॉप वर्ड्स भी निकालने लगे हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ आ गई, आई कर दिया, एस में एस क्या है हमारे पास स्टॉप वर्ड्स का, और उसको अपेंड करके दिखा दें, और फाइनली मेरे पास वो डाटा प्रिंट हो जाएगा। एक लाइन की ब्रेक मैंने वो गैप दिया और उसकी लेंथ भी बताया मुझे
कि स्टॉप वर्ड्स निकालने के बाद अब कितनी लेंथ जो है वो स्टॉप वर्ड्स की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, अब स्टॉप वर्ड जब निकल जाएंगे ना, इन भी निकल गया, ए निकल गया, एम निकल गया, आर निकल गया, तो आपके पास मेन वर्ड्स बच जाएंगे जो उस कहानी में होंगे। पहले उस कहानी को पढ़ लेना। जैसे कहानी काफ़ी अच्छी है, एक लव स्टोरी है और ये फेमस है। मैंने कोई आम सा डाटा सेट नहीं उठाया, काफ़ी कॉमन है। और उसके बाद अब अगली चीज़ है, यहाँ तक तो हमारी एक बेसिक डाटा प्री प्रोसेसिंग या एनएलपी की वो कंप्लीट होती है। इसके बाद एक और चीज़ है वर्ड क्लाउड। इसका ताल्लुक वैसे एनएलपी से है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका ताल्लुक आपका है डाटा विजुअलाइजेशन से। आपके पास एक कहानी है, एक नॉवल है, उस नॉवल में जितने वर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पंक्चुएशन को छोड़ के और स्टॉप वर्ड्स को छोड़ के मेन जो वर्ड्स पाए जाते हैं उन वर्ड का एक क्लाउड बना दे। ठीक है, तो उस क्लाउड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिप इंस्टॉल करेंगे वर्ड क्लाउड, और उसके बाद लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम वर्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ड क्लाउड। यानी ये वाला जो वर्ड क्लाउड है ये एक एट्रीब्यूट है और ये उसका फंक्शन है। इसमें सी बड़ा आएगा, ठीक है, इसमें सी बड़ा नहीं है। और उसके बाद एक बनाओगे वेरिएबल, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको शो करवाना है। शो कैसे होगा, पीएलटी। पीएलटी क्या है, पाइपलॉट है पीएलटी, ठीक है। और शो करवा दोगे। ये डब्ल्यूसी क्या है, ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऑफ कर देंगे क्योंकि ये बेसिकली क्लाउड बनने लगा है। मैं कोई प्लेन नहीं बना रहा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा। और उसको शो करोगे तो आपके पास इस तरह की एक बड़ी खूबसूरत सी इमेज आ जाएगी जो कि अक्सर टी शर्ट्स के ऊपर भी बनी होती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, उस कहानी के जितने भी मेन वर्ड्स होंगे, मैं पंक्चुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपके स्टॉप वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, जो उस कहानी के मेन वर्ड्स होंगे उसका एक खूबसूरत सा पैटर्न आपको दे देगा वो। ठीक है, जो जितनी बार रिपीट हो रहा होगा उसको उतना कैपिटल करेगा और जो जितना कम रिपीट हो रहा होगा उतना उसको स्मॉल कर देगा, एक खूबसूरत सा क्लाउड सा बना के दे देगा आपको। तो ये सब, ये टाइम, ये वैसे कोई इसका ताल्लुक नहीं है एनएलपी के साथ, लेकिन ये यूज़ होता है समटाइम्स ना, कि आपने देखना है कि कहानी में कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी जो नॉर्मली शर्ट्स की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कोई मूवी काफ़ी फेमस हो गई है, ठीक है, तो जैसे अब मैं अगर टाइटैनिक की मिसाल ले, तो जब ये आई थी उस टाइम काफ़ी मशहूर हो गई थी। तो हुआ ये था कि फिर उस मूवी के हवाले से ना कुछ गुडीज़ आना शुरू हो जाती हैं। उसका मग आ गया, उसकी शर्ट आ गई, उसकी पैंट्स आ गई हैं, उसकी जैकेट्स आ गई हैं, तो उसके ऊपर ना कुछ प्रिंटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि यार मूवी का जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट को डालेंगे एनएलपी में, उसका वर्ड क्लाउड बना के प्रिंटिंग कर देंगे। अब ये इंडिविजुअली बनाएंगे एक एक करके, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर तो पागल हो जाएगा कि हाँ जी मैं पहले यहाँ पे ये रखूँ, फिर ये रखूँ, फिर उसको ऑर्डर सेलेक्ट करना। तो जब एनएलपी हमें ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट करके दे रही है तो हम कर सकते हैं। यानी ये चीज़ कहाँ फॉल करेगी, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन है। जैसे पीटीआई है, पीटीआई की कोई अगर फर्ज करो हिस्ट्री लिखता है और उस हिस्ट्री की आपने एक वर्ड क्लाउड बनाना है, तो वो वर्ड क्लाउड बेसिकली इस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है।